4 फरवरी 2019 दिन बुधवार गांव के ही पास के एक छोटे से जंगल से किसी एक शख्स ने पुलिस को कॉल करके ये बताया कि यहाँ झाड़ियों में एक पैर पड़ा हुआ है, जो देख करके ऐसा लगता है जैसे मानो वो किसी 12 साल के लड़के का पैर हो। अब ये खबर सुनते ही पुलिस वाले फौरन वहां पर पहुंच जाते हैं और उस पैर को जब्त कर लेते हैं। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि ये पैर पास के ही गांव में रह रहे मंगेश पाटिल का है। 12 साल का मंगेश पाटिल, और वो पिछले 2 दिन से गायब है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस 12 साल के मंगेश पाटिल के साथ इतनी बेरहमी और क्रूरता किसने दिखाई और क्यों दिखाई? आखिर ऐसी कौन सी रंजिश थी, कौन सी मानसिकता का वो व्यक्ति था जो 12 साल के बच्चे के साथ इस तरीके का हश्र कर सकता है? इसके चलते पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बन चुका था और इसलिए कोई भी माँ अपने बच्चे को बाहर खेलने जाने तक से डरने लगी थी, क्योंकि अभी तक सभी को यही लग रहा था कि ये एक तंत्र मंत्र या जादू टोने का चक्कर है। पर पूरे गांव वाले और मंगेश पाटिल के परिवार वालों की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब ये सच्चाई सबके सामने आई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ क्राइम अड्डा के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। आज की इस सच्ची घटना की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे अपनी राय जरूर बताया कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो के पीछे बहुत ही ज्यादा गहरी मेहनत छुपी होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं और इसी तरह की सच्ची घटना सुनते रहना चाहते हैं, ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सके। आज का जो केस है वो साल 2019 का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव केस रह चुका है। और एक और बात बताना चाहूंगी, इस केस में आप सभी को सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा भी भरपूर देखने और सुनने को मिलेगा। तो फिर आ जाइए, शुरू करते हैं आज की ये सच्ची कहानी, जो पूरे देश दुनिया की एक डार्क सच्चाई को सामने लेकर आती है। आज की ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के जलगांव के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव चाहड़ी गांव से है, जहां पे एक छोटा सा परिवार, गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे: गणेश पाटिल, उसकी माँ गीता पाटिल और उसके पिता दगदू पाटिल और उसकी बहन। दगदू पाटिल यानी कि गणेश पाटिल के पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे और गुजर बसर किया करते थे। इस पूरी कहानी को सुनने से पहले एक चीज का आपको खास रूप से ध्यान रखना है कि मंगेश पाटिल के कुछ रिश्तेदार भी उनके साथ इसी गाँव में रहा करते थे। खैर, मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019 को जब शनिवार का दिन होता है, उसके चलते मंगेश पाटिल को उसके स्कूल से हाफ डे की छुट्टी मिल जाती है और इसलिए वो हर रोज से कुछ समय पहले ही अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं शौच करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब बाहर इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज भी गांव देहात के एरिया में काफी सारे लोग शौच के लिए बाहर ही जाना पसंद करते हैं और इसलिए मंगेश भी शौच करने के लिए बाहर चला जाता है और इधर उसकी माँ इंतजार करने लगती है कि चलो वो वापस आएगा तो खाना पीना खाएगा, क्योंकि स्कूल से वो अभी लौटा ही था। लेकिन उसकी माँ के इंतजार की घड़ियां कभी खत्म ही नहीं हो पाई। अब काफी समय बीत चुका था। फिलहाल उसकी माँ को ये लग रहा था कि शायद दोस्तों के साथ मंगेश कहीं खेलने में लगा होगा, शाम तक तो लौट ही आएगा। फिर इंतजार करते करते शाम भी हो जाती है। उसके पिता भी मेहनत मजदूरी करके घर वापस लौट आते हैं और सूर्यास्त भी हो जाता है। पर अफसोस, मंगेश पाटिल घर नहीं लौटा। इसके बाद मंगेश की मां ने सारी बातें मंगेश के पिता को बताई कि अभी तक मंगेश घर नहीं लौटा है, जिसके बाद दोनों मिल करके आसपास के लोगों से पूछताछ करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किसी को भी मंगेश के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, जिसके चलते अब पूरा गांव चिंता में डूब जाता है। इधर छानबीन करने के साथ साथ इंतजार की घड़ियां भी लंबी होती जा रही थी, लेकिन मंगेश का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और अब इसलिए मंगेश पाटिल के पिता और गांव वालों ने मिल करके थाने में लापता होने की रिपोर्ट लिखवाना जरूरी समझा। अब 12 साल के लड़के का लापता होना कोई आम बात तो नहीं थी।
इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है और अब अपने लेवल पर छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले पास के ही लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कुछ खास पता नहीं चल पाता है, बस इतना ही पता चलता है कि उसे 2 फरवरी की दोपहर तक ही देखा गया था। अब ये सब करने के बाद पुलिस भी थोड़ा हैरान हो जाती है कि आखिरकार 12 साल का लड़का गया तो गया कहाँ जा सकता है, क्योंकि अगर वो 16-17 साल की उम्र का भी होता तो उसे दूसरे एंगल से यानी कि लव मैटर से भी देखा जा सकता था कि शायद वो किसी के साथ भाग गया हो, पर ऐसा भी संभव नहीं था। और ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का पूरा दिन और रात गुजर जाती है। फिर शुरू होता है 4 फरवरी की सुबह। दूसरी ओर मंगेश पाटिल के घर वाले और उसकी माँ तो रो रो कर बेचारी बिल्कुल ही बेहाल हो चुके थे। यहाँ तक कि बेचारी मंगेश की माँ बार बार बेहोश हो जा रही थी। अब होता क्या है कि उसी के गांव में रह रहे उसके जो करीबी रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार, वो ढांढस बंधाने के लिए मंगेश के घर जाते हैं और कहते हैं कि मंगेश जल्दी ही मिल जाएगा। और वहीं दूसरी ओर पूरा गांव भी मंगेश को लेकर चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि मंगेश एक बहुत ही प्यारा सा लड़का था जो कि उसी गांव में होने वाले हर भजन कीर्तन में हिस्सा लिया करता था। और अभी तो 4 फरवरी का दिन ही चल रहा था कि उसी गांव के पास के छोटे से जंगल में किसी शख्स ने देखा कि झाड़ियों के बीच में से एक पैर झांक रहा है। और जब वो उस पैर के पास जाता है तो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक पैर था, यानी कि पूरी बॉडी नहीं थी। और उसे ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि वो किसी 12 से 13 साल के लड़के का पैर था। तो स्थानीय लोगों को थोड़ा सा शक होता है कि कहीं ये पैर मंगेश का तो नहीं। इसके बाद वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पुलिस भी जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाती है, पर जब ये खबर मंगेश के घर वालों तक पहुंचती है तो घर वालों की हालत और भी बिगड़ जाती है, क्योंकि इससे पहले उनको ये उम्मीद तो थी कि आज नहीं तो कल कम से कम मंगेश मिल तो जाएगा और वो घर वापस लौट आएगा। पर इस खबर के बाद उसकी वो छोटी सी उम्मीद भी टूट जाती है। पर अभी भी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो पैर मंगेश का था या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत तो मिले नहीं थे। हो सकता है कि वो पैर किसी और शख्स का हो। तो इसलिए फिलहाल तो पुलिस वालों का पूरा दिमाग घूम ही गया था कि अगर एक पैर यहाँ पर मौजूद है तो हो ना हो बाकी की बॉडी पार्ट्स भी यहीं कहीं पर हो सकते हैं। इसलिए बाकी की टीम वहाँ की छानबीन करने में लग जाती है और उसी दौरान वहाँ पे बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं। हालांकि सर नहीं मिल पाता है। उस बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी अब मंगेश की फैमिली को यहाँ पर बुलाया जाता है और कुछ कपड़े और बॉडी पार्ट्स के जरिए निशान देखकर के मंगेश के घर वाले ये कंफर्म कर देते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा मंगेश ही है। अब यहाँ से ये तो फिलहाल क्लियर हो चुका था कि मंगेश इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था, इसलिए अब मंगेश की तलाश खत्म हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है उस शख्स की तलाश की जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन एक बात और, जिस कंडीशन जिस हालत में मंगेश मिला था उसे देख करके यही साबित हो रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई काला जादू या फिर तंत्र मंत्र करने वाला है, क्योंकि उस समय के अंतराल में पूरे 27 सालों के बाद मौनी अमावस्या अपने चरम पर थी। और इस समय के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही बेहतर समय होता है वैसे लोगों के लिए जो पवित्र आत्माओं की बलि देते हैं, अर्पित करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। अब भगवान जाने इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं दे रही हूँ, लेकिन उस समय के दौरान अधिकतर लोगों का यही मानना था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मंगेश बहुत ही सीधा साधा, सरल और भक्ति भाव रखने वाला लड़का था। और अगर इस केस के दूसरे एंगल से भी देखा जाए तो मंगेश इसलिए भी किडनैप नहीं किया जा सकता था क्योंकि फिरौती रकम वसूल करने के लिए मंगेश के पास कोई पैसे नहीं थे। उनका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, इसलिए ये भी संभव नहीं था। और न ही मंगेश के परिवार वालों को किसी और से कोई दुश्मनी थी कि इस घटना को अंजाम दे सके। इसके अलावा और कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से गांव वाले इसको तंत्र मंत्र और जादू टोना से जोड़ रहे थे और वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस केस की तहकीकात करने में लगे हुए थे। पर अफसोस
पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और न ही उनके हाथ कोई भी ऐसा सबूत मिला जिसकी वजह से केस को सॉल्व किया जा सके। क्योंकि ये बात तो आप सब भी जानते हैं कि गांव देहात में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होते हैं, लेकिन किस्मत से उस गांव में एक ज्वेलर की शॉप होती है और उसी शॉप के आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। और एक बात यहाँ पर ये भी थी कि यहाँ तक पहुँचने से पहले, इस फुटेज को देखने से पहले पुलिस वालों ने अपने रिसर्च जो डॉग होते हैं उनका भी सहारा लिया था। यानी कि पहले तो वो अपने वेल ट्रेंड जो डॉग होते हैं उसे घटना स्थल पर लेकर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें खुला छोड़ देते हैं। फिर वो सूंघते सूंघते विक्टिम यानी कि मंगेश पाटिल के घर बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। ये देख कर के पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया और ना ही वहाँ खड़े लोगों को कि आखिर ये कुत्ते बताना क्या चाहते हैं। तो एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। प्रक्रिया दोहराने के बाद भी ये कुत्ते उसी के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वालों को फिलहाल यही समझ में आया कि ये कुत्ते ये बताना चाह रहे हैं कि ये विक्टिम का घर है। इसके बाद उसी ज्वेलर की शॉप से 2 फरवरी की सारी फुटेज कलेक्ट कर ली जाती है। फिर आराम से देखना शुरू किया जाता है, उस उम्मीद से कि कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है कि एक भिखारी होता है जो कि 1-2 घंटे के दौरान उसी एरिया में आसपास में भीख मांगता हुआ नजर आता है। लेकिन उस भिखारी में एक खास बात नजर आती है। उसकी जो पोटली होती है वो काफी वजनदार और अजीब सी दिखाई पड़ रही थी। ये देख कर के पुलिस वालों को थोड़ा सा शक होता है, हो ना हो उस पोटली में मंगेश हो सकता है। लेकिन चेहरा फुटेज में साफ रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी एक अच्छे खास आर्टिस्ट की मदद से उसका चेहरा बनवा लिया जाता है और पूरे गांव में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी भिखारी के बारे में बताएगा उसको अच्छी खासी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। अब ये सब करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है जिससे कि वो केस को सॉल्व कर सके। पुलिस भी बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान थी, इसलिए वो लोग एक दिन मीटिंग रखते हैं और सभी लोग इस बात पर सोच विचार करते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेन पॉइंट छूट रहा हो, हमारी आंखों के सामने हो लेकिन हमारा ध्यान ना जा पा रहा हो। इस मीटिंग का ये रिजल्ट निकलकर सामने आता है कि जो कुत्ता था, जो रिसर्च डॉग था, वो बार बार मंगेश के घर की ओर ही इंडिकेट कर रहा था। मंगेश के घर की तरफ बार बार इशारा कर रहा था। यहीं से पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है कि हमने दुनिया तो खंगाल ली लेकिन उसके घर और उसके आसपास तो कुछ देखा ही नहीं, तो इसलिए अब उसके घर की तलाशी ली जाए, उनके आसपास भी जांच की जाए। पर अफसोस यहाँ पर भी उनको निराशा ही हासिल होती है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इनके घर के मेंबर की जांच की जाए। अब पुलिस वाले मंगेश पाटिल के परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं और इस बारे में आसपास के लोगों से भी बात करते हैं कि इनके घर पर कौन कब आता है, कहाँ जाता है, कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो बार बार इनके घर पर आता है। तो यहाँ से एक बात सामने आती है कि हाँ, एक शख्स तो है जो हमेशा इनके घर पर आया जाया करता है और उस शख्स का नाम होता है समाधान पाटिल। जिसके बाद पुलिस वाले समाधान पाटिल को बिना किसी देरी के थाने में पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। अब पूछताछ में पुलिस वाले सवाल करते हैं कि आखिरकार तुम उस घर में लगातार आया जाया क्यों करते हो। तब समाधान पाटिल कहता है कि वो मेरे सगे मामा और मामी हैं और एक ही गांव में हम रहते हैं, तो क्या हमारा आना जाना वहां नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी पुलिस वालों को निराशा ही हासिल होती है, लेकिन फिर भी वो समाधान पाटिल पे नजर रखना शुरू कर देते हैं और नजर रखने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमेशा समाधान पाटिल अपनी मामी के घर तभी जाता है जब उसके मामा घर से बाहर होते हैं और उसके दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं। और अब पुलिस वालों के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है। पुलिस वाले शक की बुनियाद पर ही उसे उठा लेते हैं और अब उसके साथ सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है और यहीं पे पुलिस वाले एक हवा में तीर छोड़ते हैं और हवा में छोड़ा गया तीर सही निशाने पर लग जाता है और समाधान पाटिल से कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुमने कैसे और क्यों इस घटना को अंजाम दिया है, यानी कि मंगेश पाटिल को तुमने क्यों मारा है। अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से सच बता दो।
और ये सब सुन करके समाधान पाटिल काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक कड़वी सच्चाई बताना शुरू करता है, जिसे सुन करके आप सभी सन्न रह जाएंगे। समाधान पाटिल ने जो खौफनाक कहानी बताई, उस खौफनाक कहानी में 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले तो खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पे उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल और तीसरे नंबर पर मंगेश पाटिल की माँ। ध्यान से सुनिएगा, मंगेश पाटिल की माँ यानी कि गीता बाई। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों लोगों ने मिल करके मंगेश पाटिल 12 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। क्या आप में से किसी ने गैस किया था कि खुद मंगेश की माँ उसकी मौत की जिम्मेदार होगी, खुद मंगेश को मारने वाली उसकी माँ होगी? अगर आपने गैस किया था तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। खैर, आगे समाधान पाटिल बताता है कि पहले तो वो अपने मामा मामी के घर नॉर्मली आया जाया करता था। जैसा कि मैंने आप सभी को कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि इनके कई सारे रिलेटिव्स उसी गांव में रहते थे, तो उनका जो भांजा था वो भी उसी गांव में रहता था, तो उसके घर पर उसका आना जाना शुरू से ही था, जो कि नॉर्मल भी था। फिर उसको पता चलता है कि उसके जो मामा है वो ज्यादातर काम के चलते बाहर रहते हैं, घर पे मामी अकेली रहती है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। तो ऐसे में समाधान पाटिल और गीता बाई कब अवैध रिश्ते में आ जाते हैं ये उन्हें भी पता नहीं चल पाता है। फिर एक दिन अचानक से समाधान पाटिल ने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बातों ही बातों में ये बात भी बता दी कि वो अपने मामा के घर जाता है और अकेली मामी के साथ कैसे मौज उड़ाता है। जिस तरीके से समाधान पाटिल ने राजेंद्र पाटिल को ये चीजें एक्सप्लेन की, राजेंद्र पाटिल के मन में भी ये इच्छा जागृत हो जाती है और वो मचल उठता है और उसने अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहा कि यार मेरा भी कुछ जुगाड़ कर देना। फिर समाधान पाटिल ने अपनी मामी से बात करी कि मेरा एक दोस्त है, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना चाहता है, हम दोनों मिल करके करेंगे, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? फिर उसकी मामी भी इस बात पर एग्री हो जाती है और अब समाधान पाटिल के साथ राजेंद्र पाटिल भी गीता बाई के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। कभी कभी दोनों साथ में जाते हैं और कभी कभी बारी से आया जाया करते हैं। ये सिलसिला ना जाने काफी कितने लंबे समय से चल रहा था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी क्या क्या कर रही है। लंबे समय के बाद जब 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन आता है, तो शनिवार होने की वजह से मंगेश पाटिल हाफ डे में ही अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद वो टॉयलेट जाने को बोल करके घर से बाहर चला जाता है और इधर पीछे से समाधान पाटिल का दोस्त यानी कि राजेंद्र पाटिल उसके घर आ जाता है और राजेंद्र पाटिल और गीता बाई अपने कार्यक्रम को शुरू कर देते हैं। हालांकि मंगेश पाटिल को उसकी माँ ये बोल चुकी थी कि मेरा बेटा मंगेश पाटिल स्कूल से आ चुका है और वो टॉयलेट करने बाहर गया है, तो कभी भी वो घर पर आ सकता है। उसने दरवाजा भी नहीं लगाया था, बस ऐसे ही आड़ा हुआ था और अपने कार्यक्रम में वो दोनों लग जाते हैं। अब मंगेश पाटिल भी टॉयलेट करके घर वापस आ जाता है और दरवाजे को बाहर से खोलता है और खोलने के बाद जो नजारा वो देखता है आप समझ सकते हैं। बेचारा वो अभी समझ भी नहीं पाता है कि ये चल क्या रहा है। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही हड़बड़ाहट में आकर के राजेंद्र पाटिल के पास में रखी एक लाठी उठा करके वो उसके सर पर मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों मंगेश का गला दबाकर उसे जान से मार देते हैं। मंगेश पाटिल बेचारा खत्म हो ही चुका था, अब उसे बोरे में ठूसने की बारी आती है। उसकी माँ पहले समाधान पाटिल को बुलाती है, यानी कि अपने भांजे को बुलाती है। समाधान पाटिल के घर आने के बाद अब ये तीनों प्लानिंग करते हैं कि इस वारदात को कैसे अंजाम दिया जाए, मंगेश की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जब काफी रात हो जाती है, गांव का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, तब ये तीनों मंगेश की लाश को बोरे में भरकर जंगल की ओर लेकर चले जाते हैं और वहीं जंगल में मंगेश की लाश को धारदार हथियार से काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उन्हें इधर उधर अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। और जब मंगेश पाटिल के मर्डर की ये गुत्थी सुलझकर सबके सामने आती है, तो इस कहानी को सुनने के बाद घर के और बाहर के, गांव के और शहरों के हर एक व्यक्ति अंदर से सन्न रह जाते हैं कि क्या ये वही औरत है जो कुछ दिन पहले सुबक सुबक कर अपने बच्चे की मौत पर इतना ज्यादा रो रही थी, या फिर ये सिर्फ एक ड्रामा और एक एक्टिंग थी। खैर दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर वो कहावत बिल्कुल भी लागू नहीं होती है कि एक माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। आप सभी का इस सच्ची घटना के बारे में
क्या सोचना है, क्या राय है, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा और अपने परिवार को सतर्क रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट कहलाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को इसी प्रकार से हर बुधवार और हर शनिवार रात 8 बजे सतर्क रहने के लिए मेरे द्वारा सुनाई गई हर एक सच्ची घटना सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।